नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति। डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी भाई मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप चार प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है लोकसभा को लेकर। तो ओपी राजभर से आपका गठबंधन है, तो सहमति है या कि ऐसा ही जारी कर दिया आप? नहीं देखिए, लोकसभा चुनाव अभी दूर है और गठबंधन की जहां तक बात है तो हमने श्री ओम प्रकाश राजभर जी से वार्तालाप किया। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भी वार्तालाप किया कि आगे की क्या रणनीति होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपको जहां जहां लड़ाना है आप अपनी तैयारी अपने तरीके से करिए। और बड़ा चुनाव है वैसे भी आप जानते हैं, और 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वो सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। तो यानी आपको कहने का मतलब है कि आगे चल के फेरबदल हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो होता क्या है ना, जैसे जो सीटें जिसकी बाहुल्यता वाली हैं या जिस पर जो काम अच्छा कर रहा है, तो वो सीट पर लड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बड़ा चुनाव होता है, और बड़े चुनाव को लड़ने के लिए आपसी सामंजस्य के साथ साथ महत्वपूर्ण होता है कि आपका क्षेत्र में कितना पकड़ है। देखो, हमने प्रत्याशियों की सूची पहले इसलिए जारी किया क्योंकि अभी हमारे पास समय है, लगभग 1.5 वर्ष का समय है। और जब हमारे कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे तो वो क्षेत्र में जाकर काम करेंगे, वहां की जनता का जो सुख दुख होगा उसमें वो उनका साथ देने का कार्य करेंगे। और खास बात यह है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे और मतदाताओं को अपनी ओर प्रभावित करने का कार्य करेंगे। क्योंकि देखो, मतदाता ही महत्वपूर्ण होते हैं, और किसी भी पार्टी का यदि संगठन धरातल पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, तो बहुत कैंडिडेट लड़ा देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि 10 ही सीट पे लड़ो, लेकिन जिस पर भी लड़ो उस पर आपकी अच्छी खासी संगठन आपका मजबूत हो, तब तो उसका कोई रिजल्ट निकलता है। बाकी नॉमिनेशन करने के लिए तो आदमी कोई भी नॉमिनेशन कर दे, लेकर गाड़ी घूमे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि अभी ओपी राजभर का बीजेपी से साठगांठ चल रहा है, शायद हो जाए 24 में। तो वाराणसी से जो सीट आप कंफर्म किए हैं देवेंद्र प्रजापति जी का, तो आप मान लीजिए ओपी राजभर के साथ जाएंगे तो उनको तो वापस होना पड़ेगा ना, क्योंकि पीएम मोदी का क्षेत्र है वो तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये सब भविष्य की राजनीति है। भविष्य में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीति तो आपको वैसे भी पता है कि हर 2 मिनट पर चीजें बदलती रहती हैं। और राजनीति में जब व्यक्ति की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब बड़ी पार्टियां उनको लेती हैं। जब उनको लगता है कि नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है, तो बहुत ज्यादा उन पर मंथन नहीं करते हैं। अभी हम लोगों का लक्ष्य केवल इतना है कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं उनको हम अपनी बात को समझा सकें कि भाई देखो, आपका भला कहाँ है, आपकी हिस्सेदारी कहाँ मिल सकती है। क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं छोटी पार्टियों को छोटी मछली समझती हैं, मछली समझ के वो हजम करने का काम करते हैं। कभी भी बड़ी पार्टियां नहीं चाहेंगी कि छोटी पार्टियां खड़ी हों, या बैकवर्ड का कोई भी बड़ा नेता ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा नेता पैदा हो जाए। सवाल अगर मैं आपसे करूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी कभी चाहेंगे कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी या प्रेमचंद प्रजापति जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? नहीं चाहेंगे। इसलिए ये भविष्य की राजनीति है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या परिस्थितियां होंगी क्या नहीं होगी, वो उस समय पर छोड़ दीजिए। जब वो चीजें आएंगी तब देखा जाएगा। वैसे भी चुनाव अभी दूर है। अभी मेरा लक्ष्य केवल इतना है कि जो हमारी बाहुल्यता वाली सीटें हैं, जिस पर हमारी अच्छी खासी पकड़ है, हम उस पर कैंडिडेट डिसाइड करके मैदान में उतार दिए हैं, और लोग हमारे काम कर रहे हैं। और हम लोग इस बार मूड बनाए हैं कि इंडिपेंडेंट लड़ा जाएगा। श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी मैदान में रहेंगे, वो भी लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे। बाकी
और जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब देखा जाएगा क्या परिदृश्य होता है क्या नहीं होता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी से मिले थे कुछ दिन पहले, क्या बात हुई? समझौता हो रहा है कि? है। देखिए, राजनीति में न कोई किसी का व्यक्तिगत दुश्मन है, न कोई किसी का मित्र है। मिलना जुलना ये चलता रहता है। एक नेता दूसरे नेता से मिलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जब दो नेता मिलते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो, अब नेता है तो राजनीति पर तो चर्चा होगी ही। तो वो भविष्य की राजनीति है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर नहीं कहा जा सकता है। एक औपचारिक मुलाकात थी और मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। अब वो राजनीति में वैसे भी जानते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का एक खेल होता है। वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि एक नया विवाद आ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर, जो रामचरितमानस पर, आपकी क्या राय है इस पर, जो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। ये जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, ये इससे स्पष्ट इंगित होता है कि पहली बार तो उनको रामचरितमानस का मुझे नहीं लगता कि ज्ञान है। अगर रामचरितमानस का ज्ञान होता तो जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, ये एक अशोभनीय बयान है। करोड़ों श्रद्धालु, इसी देश के करोड़ों लोग जिनकी आस्था रामचरितमानस में है, और इनके बयान का जहां तक मैं मानता हूं केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि जब ये बसपा में थे, बसपा में 4 बार ये मंत्री रहे और बसपा में थे, तब इनको नहीं समझ में आ रहा था कि रामचरितमानस कैसा है। बसपा छोड़ के भाजपा में गए, और भाजपा तो वैसे भी आप जानते हैं कि धर्म पर आधारित दल है। सभी देवी देवताओं को समान दृष्टि से देखा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं। तो उस समय इनको नहीं दिखा कि रामचरितमानस जो है उसको बैन कर देना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। 5 साल तो जो है बिल्कुल सरकार में बने रहे, मलाई काटते रहे जो है। ये एक निराधार बयान है, और मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक बात आपको याद होगी शायद, जिस समय पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे लोटन राम निषाद जी, उन्होंने इस प्रकार से उलूल जुलूल बयान दिया था एक बार, और पार्टी ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया था, पार्टी से उनको निकाल दिया गया था। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या इनको निकालेगी? इनके बयान से समाजवादी पार्टी पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि देखिए, ये देश हिंदू प्रधान देश है। यहाँ जगह जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें यहाँ के लोगों की एक आस्था है, और किसी के आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना मेरे नजर से तो ये सरासर गलत है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, कि मेरी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अगर इस प्रकार से हम बयान देंगे तो कम से कम चर्चा में हम बने रहेंगे। अब बोल रहे हैं कि चर्चा में बने रहेंगे, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसे बोल सकते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। देखिए, स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथ को लेकर इसलिए बयान दिया क्योंकि भारत वैसे भी हिंदू प्रधान देश है, आपको पता ही है। तो यहाँ जगह हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर ये बोलते तो मुझे लगता है कि इतना डिबेट, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता। इसलिए उन्होंने सीधे टारगेट रामचरितमानस शुरू किया। जब भाजपा सरकार में थे उस समय इनको नहीं समझ में आ रहा था, उस समय नहीं दिख रहा था कि रामचरितमानस कैसा है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये गलत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खिलवाड़ नहीं किया है, ये केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए। आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कितना विरोध हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान आया?
अभी तक कोई नेता बोला नहीं बोला। तो एक तो कहावत कही गई हमारे यहाँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और समाजवादी पार्टी को भी पता है कि विपक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग भी पहले से ही हार मान लिए हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2027 का चुनाव है। वो लोग 2027 की नजरिए से तैयारी कर रहे हैं, 2024 के नजरिए से तैयारी नहीं कर रहे हैं। और 2024 में मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई सामने टिक पाएगा। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो देखो छोटा दल है, हम तो केवल इस लक्ष्य को लेकर हमारी तैयारी चल रही है कि भाई देखो, हम अगर जीत तो नहीं सकते लेकिन समीकरण तो बिगाड़ ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 22% अकेले आबादी कुम्हारों की है, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है। अगर बुंदेलखंड में चले जाइए आप जो है, तो वहां जगह लगभग 27-28% कुम्हारों की आबादी है। पूरा बुंदेलखंड कुम्हारों की खान के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई हिस्सेदारी नहीं है। लोकसभा चुनाव होता है, 80 लोकसभा सीटें हैं। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। आजादी के 76 साल से कोई भी दल, वो चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा, किसी दल ने आज तक किसी कुम्हार को लोकसभा में टिकट नहीं दिया। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, इतना बड़ा वोट परसेंटेज होने के बाद, हमारा तो लक्ष्य है कि इस बार हम समीकरण बिगाड़ेंगे। 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 हमारे कैंडिडेट बिल्कुल एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। सब अंदर अंदर जो है एकदम पोल कर दिए हैं, पता नहीं चल रहा है। 24 में दिखाएंगे। मैं जी, आप जो बता रहे हैं, कहीं बीजेपी को बैठे बैठे मुद्दा तो नहीं दे दिए स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए, अब चूंकि वो ऑलरेडी 5 साल मलाई खा लिए, और जब उनको लगा कि यार समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का माहौल प्रदेश में अच्छा बन रहा है, तो उस समय वो भाजपा छोड़कर चले गए। और यहाँ आने के बाद तो अब यहाँ के समीकरण आपको पता ही है। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी छोटे दलों को धोखा दिया, जिसमें हम भी शामिल थे, तो प्रदेश की जनता ने उनको धोखा दे दिया, सरकार नहीं बनी। और सच्चाई बता रहे हैं कि इनकी सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में शासन नहीं कुशासन होता, तांडव होता। अगला सवाल मेरा है डॉक्टर साहब कि अब इस समय विवाद एक और चल रहा है, आप भी जान रहे हैं, बाबा बालेश्वर जी का लेकर। इस पर आपकी राय क्या है? आप कभी मिले हैं उनसे? देखिए, साधु संतों पर और खास तौर से सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करना मेरे नजरिए से बहुत अच्छा नहीं है। भाई देखो, बागेश्वर धाम में जो भी दुखिहारी जा रहे हैं, वहां जो लोग विभिन्न बाधाओं से ग्रसित हैं, भूत प्रेत जादू टोना या तमाम चीजें, जो तमाम बीमारियों को लेकर लोग अगर वहां जा रहे हैं और वहां जाने के बाद यह कि लोग वहां ठीक हो रहे हैं, तो ये तो अच्छा बात है। मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि जैसे वहां लाखों की संख्या में वहां जगह बागेश्वर धाम को मानने वाले लोग वहां जा रहे हैं, तो वहां जितने दुखहारी जा रहे हैं उसमें से कितने परसेंटेज दुखहारी ठीक हो रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। पूरी मीडिया केवल चमत्कार को दिखा रही है कि बाबा ऐसा चमत्कार कर देते हैं, बाबा वैसा चमत्कार कर देते हैं, बाबा माइंड रीडिंग करते हैं, ब्रेन को पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें जो भी करते हैं सही है, लेकिन मीडिया को यह भी खंगालना चाहिए कि वहां कितने परसेंटेज लोग ठीक हो रहे हैं। और वहां जगह अभी आपने देखा कि धर्म परिवर्तन का भी सिलसिला जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बाबा मंच से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैं बताऊं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं। अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार होना चाहिए। अभी प्रभु यीशु को मानने वाले जो लोग हैं, मेरे सामने कई ऐसे मामले आए जो भगवान यीशु को मानने वाले लोग हैं, जब वो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में जाते हैं तो इसी प्रदेश में उनके ऊपर तमाम मुकदमे लिख दिए जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और बाबा के यहाँ जो है खुले मंच से धर्म स्वीकार किया जा रहा है, दूसरा धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आ रहे हैं, तो उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कानून तो सभी के लिए एक है ना। हम सनातन धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी धर्म में हैं, हमारी भी आस्था ईश्वर के प्रति है। लेकिन बाबा जो दिखा रहे हैं,
तो भाई देखो, हो सकता है एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, और कोई चमत्कार हो सकता है। अगर भाई साइंस तो इस प्रकार के चमत्कारों को एक कला कहती है, और जो वेद पुराण हमारे हैं, जो धर्म से रिलेटेड जो हम लोगों की आस्था है, जो सनातनी है, साधु संत है, उसको चमत्कार कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, मैं सिर्फ अपने जो भी हमारे दर्शक साथी सुन रहे हैं, भागीदारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और समर्थक साथियों को और प्रदेश की सभी जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, और हम लोगों ने वोट जिसको देकर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारों की बात की जाती है तो हम लोग अधिकारों को लेकर वंचित हैं। उसका कारण क्या है कि अभी जो निकाय चुनाव आप लोगों ने देखा कि न्यायालय द्वारा ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त किया गया, तो इसमें हम इसे लेकर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, फिर पिछड़ों की हमारे साथ सिंपैथी जुड़ेगी। सरकार की ये प्लानिंग थी। अगर सरकार वास्तविक रूप से पिछड़ों की हिस्सेदारी देना चाहती है, निकाय चुनाव कराना चाहती है, तो यही सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2018 में उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक न्याय समिति है, जो राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, 7, 9, 11 में हम उसे डिवाइड करेंगे। हमारी केवल इतनी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करके, यानी आरक्षण में आरक्षण का बंटवारा करके तब निकाय चुनाव कराए, तब मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ों के हितैषी है। अगर ऐसा, पिछड़े भाइयों से, दलित भाइयों से भी गुजारिश करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी तरीके से उनका भी आरक्षण समाप्त करने का सरकार का प्रोग्राम है। सभी पिछड़े दलित भाइयों से मैं अपील करता हूं कि भागीदारी पार्टी के साथ जुड़े और अपनी हिस्सेदारी के लिए हम सबको मिलकर स्वयं लड़ने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल को आप समय दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।